हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीज द लर्निंग ऐप। कैसे हो बच्चों आप? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ा था, और बेसिक मैथ्स मैंने आपको बताया था कि एक तरह के टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, जो हमको हेल्प आउट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पर आते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस जहां पर आती है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस में जहां यूज करना होता है, वहां पर हम उनको यूज करके उनकी हेल्प से वहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने मैथमेटिकल टूल्स में सब कुछ पढ़ा। हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा, टेबल के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उन क्वेश्चंस के बारे में देखा। 90 से अगर ज्यादा एंगल वाले 90 से ज्यादा एंगल अगर आता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जैसे साइन 120 या साइन 170 या 250 या 210, तो इस तरह के एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी हमने देखा। फिर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की, फिर हमने स्लोप की बात की, फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन की बात की, फिर इंटीग्रेशन की बात की, फिर एरिया अंडर द कर्व की बात की। तो ये सब हमने ब्रीफली हमने वहां पर अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो बच्चों, एक्चुअल फिजिक्स जो आपके स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है यहां से, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, है ना। हेडिंग देखना क्या लिख रहा हूं मैं, वेक्टर। क्या होता है ना, जनरली हम फिजिक्स में दो क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। जनरली इन फिजिक्स वी डील विथ टू फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। दो क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं फिजिक्स में। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है आपकी वेक्टर। वेक्टर जो है, आप ऐसा मान सकते हो कि पूरी फिजिक्स जो है ना, उसका बेस है ये। क्या बोला मैंने? पूरी फिजिक्स का बेस है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग का अगर बेस मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो पूरी बिल्डिंग जो होगी ना, वो बहुत अच्छे से खड़ी रहेगी, और किसी भी तरह का कोई अगर भूकंप आता है या कुछ भी अर्थक्वेक कुछ भी आता है, तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको अपने फिजिक्स की बिल्डिंग खड़ी करनी है, यानी कि फिजिक्स के चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको बेस अच्छा करना होगा। और बेस अच्छा करना है तो बेस अच्छा करने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। और वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको यह बताती है कि वेक्टर में हम किन किन क्वांटिटीज को कंसीडर करेंगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उनमें कौन कौन सी वेक्टर होंगी, कौन कौन सी स्केलर होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्केलर। कोई बता सकता है स्केलर क्या होता है? कोई भी? देखो मैं बताता हूं आपको। स्केलर का मतलब होगा एनी फिजिकल क्वांटिटी which does not require direction to specify it is known as स्केलर क्वांटिटी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। Any physical quantity which does not require direction to specify it is known as scalar। यानी स्केलर एक इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको समझाने के लिए हमको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं आपको।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हमको डायरेक्शन बताना जरूरी है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली से मुंबई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप सीधे से बोलोगे सर 1000 किलोमीटर। किसी से भी आप पूछोगे यार मुंबई से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि अगर सीधे जाओगे तो 700 पड़ेगा, इधर घूम के जाओगे 800 पड़ेगा, ऐसे जाओगे तो इतना पड़ेगा। आप सीधे सीधे बोलोगे कि दिल्ली से मुंबई की बाय रोड जो डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। अब आप मुंबई से दिल्ली जाओ तब भी वो उतनी रहने वाली है, ठीक है। अब मान लो आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, जाते जाते बीच में रुक गए, खाना वाना खाया ढाबे पे, उसके बाद फिर रवाना हुए, फिर रुक गए, फिर चले गए, कोई डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। डिस्टेंस कितनी रहनी है? डिस्टेंस तो उतनी ही रहनी है। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती है किस पर? डायरेक्शन पर। और देखो स्पीड, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, कार चला रहे हो, मान लो अगर आपसे कोई स्पीड पूछेगा तो आप ये थोड़े ना बोलोगे कि यार मैं इस तरफ जा रहा हूं, दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, तो मेरी इतनी स्पीड है, मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा स्पीडोमीटर देखोगे, स्पीडोमीटर में वो जो एरो देखोगे, जहां पर वो एरो होगा आप डायरेक्टली बोल दोगे यार 60 की स्पीड है, या बोल दोगे आप 70 की स्पीड है, या बोल दोगे आप 80 की स्पीड है। तो स्पीड भी क्या है? एक तरह की आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और भी बहुत सारी है इस तरह की क्वांटिटीज, जैसे प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है। एनर्जी और पावर खैर एक ही बात हो गई। डेंसिटी है ना, वॉल्यूम, मास, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं? ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये कैसी क्वांटिटीज हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। टू स्पेसिफाई अ स्केलर क्वांटिटी वी डज नॉट रिक्वायर टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ठीक है। ये हेडिंग डालेंगे और ये डेफिनेशन हम लिखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू स्पेसिफाई इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। उसके एग्जांपल्स हैं सामने, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब लिख लेंगे हम, है ना, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर ये डायरेक्शन नहीं दिखाती है तो फिर क्या दिखाती है? तो स्केलर क्वांटिटी जो होगा वो केवल रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। इट इज ओनली रिप्रेजेंट, इट इज ओनली रिप्रेजेंट्स बाय मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी के पास, मैग्नीट्यूड के थ्रू ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू, मैग्नीट्यूड के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कैसे होती है क्वांटिटी, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है आपका, मैग्नीट्यूड जो है वो आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जिससे हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे इसको और इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे इसको, तो इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम वेक्टर। वेक्टर जो होता है उसको कैसे समझाएंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे हम। अब फिजिकल क्वांटिटी मैं भी लिख देता हूं, यहां साथ साथ लिखेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर टू बी अ वेक्टर इफ। अब इफ का मतलब क्या हुआ? देखो यहां, इफ का मतलब ये होगा कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है
वो कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर देती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है या उसको समझाना है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहलाएगी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, इफ इट हैज अ डायरेक्शन। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की वजह से हम बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन अभी केवल पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया हमने, ऐसे और भी पॉइंट है। और देखो दूसरा, सेकंड, इफ इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ यानी कि सपोज गिवन है आपको a प्लस बी, तो b प्लस ए उसके इक्वल होना चाहिए। अगर कोई दो क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी a प्लस बी, तो उसका अपोजिट b प्लस ए भी उसके इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तीसरी कंडीशन और मस्ट कंडीशन है जो हमें पता भी होना चाहिए और शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं वापस से बता देता हूं। पहली तो होगी इट हैज अ डायरेक्शन, दूसरी होगी इफ इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ दिस, थर्ड है इफ इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, subtraction and multiplication। क्या कहा मैंने? इफ इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कौन सा होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबने पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, कुछ चीज नहीं छोड़ेंगे हम वेक्टर की, क्योंकि मैंने बताया कि वेक्टर बेस होता है और बेस को अच्छे से करेंगे तो ही हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। इसको नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन होनी चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, और तीसरी मस्ट कंडीशन है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, और मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए। मैग्नीट्यूड तो कंपलसरी है, वो तो होगा ही सही, है ना? तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो स्पेसिफाई अ वेक्टर we required direction and magnitude। अगर किसी वेक्टर को स्पेसिफाई करना है तो हमको जरूरत पड़ती है किसकी? डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं देख लो यहां पर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स,
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ये सब किस तरह की क्वांटिटी होती है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो इसमें एक चीज और आती है, करंट डेंसिटी। एक और लिख लो, करंट डेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। जैसे मान लो कि ये कोई जंक्शन पॉइंट है, तो ऐसे करंट आ रही है, हम बताते ना सर्किट में कि इस तरफ से चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से जा रहा है, या फिर करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, या फिर पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन हमको पता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो फिर हम इसको स्केलर, इस क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं या नहीं बोलते? तो बेटा हमेशा याद रखना, करंट कुछ मतलब करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। पहला पड़ाव डायरेक्शन, दूसरा पड़ाव मैग्नीट्यूड, तीसरा पड़ाव वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं करती है फॉलो करंट। 2 तो कर लिया, तीसरा वाला पड़ाव ये पार नहीं कर पाई, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली हम एडप्ट करते हैं। जैसे 2 एम्पियर आई, 3 एम्पियर आई, 5 एम्पियर जा रही है, तो हम क्या करते हैं? आउटगोइंग प्लस इनकमिंग डायरेक्टली एडप्ट करते हैं। तो करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है? देखो जनरली करंट को हम स्केलर क्वांटिटी में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन इस टाइप की क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की क्वांटिटीज को हम टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, किसके बारे में? ये डिस्क्रिप्शन था वेक्टर के बारे में, स्केलर के बारे में, डिफरेंस जानना था, क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, किस किस को वेक्टर कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो यहां पे ये जो एरो है ना, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को। ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसका बैक वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं टेल। इसको हम बोलते हैं टेल। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड। इसको हम बोलते हैं हेड। इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ एरो ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। किसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको रिप्रेजेंट करती है ना। और ये टेल और हेड जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। डायरेक्शन कहां होती है इसकी? टेल टू हेड। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? टेल टू हेड। तो किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एरो है, इस एरो की ये टेल होती है, ये हेड होती है। ये इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। इस एरो की जो लेंथ होगी उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और टेल से हेड की तरफ इसकी हम क्या कंसीडर करते हैं? इसकी डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि
अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय एन एरो, यहां लिख सकते हो आप, अ वेक्टर कैन बी represents by an arrow, a vector can be represented by an arrow, एक एरो के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टेल टू हेड, ठीक। मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो जो होगी आपकी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड हो जाता है, ये टेल है ये हेड है, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीजें आप इसकी अच्छे से समझ लो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है हमको, तो हम उस पर एक एरो लगा देते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे इस तरह से। अगर ये एरो लगाया तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर हो गया, यू वेक्टर हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, कुछ भी और कई सारी चीजें होती है, मोमेंटम हो गया। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ऐसे एरो लगा के हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बुक्स में एरो नहीं लगाते हैं, बोल्ड लेटर से लिख देते हैं। अगर बोल्ड लेटर से लिखते हैं तब भी वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो तीन तरीके हो गए, एक तो एरो, ठीक है। ये एरो तो क्या हो गया, अगर हमको कोई डायग्राम बनाना है, मतलब जैसे कोई ट्राइंगल हमको बनाना है, या कोई स्क्वायर हमको बनाना है, या क्यूब हमको बनाना है, तो वहां पर ये एरो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर को। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी के रूप में देखेंगे, एक्सीलरेशन के, वेलोसिटी के, तो इस तरह से एरो बना के दिया जाएगा, या फिर बोल्ड लेटर में आपको लिख दिया जाए। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो हम सॉरी क्या बोला मैंने, वापस से रिपीट कर रहा हूं। वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो उसको उस तरह से भी हम देखेंगे कि कैसे उसको समझा जा सकता है। जैसे वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, और तरीका क्या है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। देखो, ए वेक्टर को अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी होता है, ऐसे। ये कहलाता है, अभी मैं सब बताऊंगा कौन क्या होता है। देखो यहां पे ये वेक्टर, इसको लिखा मैंने मोड ऑफ ए और ए कैप, ठीक है। यहां मैं बताता हूं कौन कौन सी चीज क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ए वेक्टर, आप ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोड ऑफ ए जो होगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए कैप जो है आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। जैसे हेडिंग डाल सकते हैं हम, लिखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। बेसिकली यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। बेसिकली यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम समझेंगे। शायद हमने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप अगर हमने पढ़ा हो,
ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई डायरेक्शन में होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन में होता है उसको के कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिटी, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर हमको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो हमको क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देना है। अगर उसका यूनिट वेक्टर हमको पता है तो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर मुझे वेक्टर को लिखना था तो मैंने वेक्टर को कैसे लिखा, देखो ए वेक्टर शुड इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय ए के। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को अच्छे तरीके से, ये देख लो ऐसे। तो अभी तक हमने समझा कि हम कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर। आपने देखा क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होता है, और ये ए कैप जो है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है किसका, ए वेक्टर का। अगर ए कैप को फाइंड आउट करना है तो ए कैप इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं, नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ अ वेक्टर is displaced in space without changing its direction, without changing its direction, then it remain unchanged. और इसी में एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, और a vector is shifted by itself parallel in space, then it remain unchanged. अभी समझाऊंगा मैं सब आपको, पहले इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने दो बातें लिखी है यहां पर, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड इन स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, और अ वेक्टर इज शिफ्टेड बाय इटसेल्फ पैरेलल इन स्पेस देन इट रिमेन अनचेंज्ड। तो पहले वाली की बात करते हैं। सपोज ये वेक्टर है इस तरह से, अगर इस वेक्टर को मैं इस स्पेस के अंदर डिस्प्लेस कर दूं, डिस्प्लेस का मतलब मैं ऊपर ले गया ऐसे, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की। डायरेक्शन क्या होती है, टेल से हेड की तरफ, मैं इसको ऐसे ऊपर ले गया, डिस्प्लेस किया यहां पे। जब मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो इसकी डायरेक्शन में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो अगर मैंने इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया तो ये वही वेक्टर कहलाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो कैसे होगा, देखो वेक्टर की बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है। अगर ये एरो की जो लेंथ है, क्या मैं ऊपर ले गया तो चेंज हुई, नहीं हुई। और डायरेक्शन के लिए तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि डायरेक्शन चेंज ही नहीं करनी है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई और लेंथ भी चेंज नहीं हुई। जब दोनों चीजें चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात पर जाते हैं, अगर किसी वेक्टर को उसको खुद से ही यानी बाय इटसेल्फ, यानी इस वेक्टर को इसी से हम पैरेलल शिफ्ट कर दें कहीं पर भी, जैसे इस वेक्टर को यहां से पैरेलल शिफ्ट किया आगे, डायरेक्शन किधर है इसकी, इधर, पहले किधर थी, इधर, मैग्नीट्यूड में चेंज आया नहीं, तो फिर क्या चेंज आया, कुछ भी नहीं।
तो इसका मतलब वेक्टर में भी कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी किसी वेक्टर को अगर उसी से हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर दें स्पेस में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस वेक्टर को अगर मैं यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर उसके पैरेलल उसको शिफ्ट करना चाहिए। जैसे अगर ये वेक्टर है यहां से यहां, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूं तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस वेक्टर को उठा के मैं यहां रख दूं तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहां भी रख दूं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर को हम ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है कि वेक्टर को अगर उससे खुद से अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखो, इफ a vector is rotated या rotate by any angle except 2 pi, then it will change. अगर किसी एंगल, अच्छा, अगर किसी वेक्टर को हमने रोटेट किया किसी भी एंगल से, इफ ए वेक्टर इज रोटेट बाय एन एंगल, देन एनी एंगल, देन एक मिनट इसको अच्छे से लिख लो, एनी एंगल देन, वापस से लिख रहा हूं, अच्छा ये यहां लिख दिया ना, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इफ अ वेक्टर इज रोटेट बाय एनी एंगल देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, है ना, पाई 2 पाई ओनली नहीं, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन इट विल चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसको समझे, कैसे समझेंगे? जैसे मान लो ये वेक्टर है, ऐसे ये वेक्टर है, इसको रोटेट कर दिया कितना? थीटा एंगल से। अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया थीटा एंगल से, तो क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज आया? बिल्कुल आ गया। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये हो गई। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आया। तो ये वेक्टर पहले वाला ये क्या चेंज हो गया? अब ये वेक्टर चेंज हो गया। बट इसमें लिखा है कि बाय देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी 2 पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2 पाई का मल्टीपल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस वेक्टर को मैंने घुमाया और ऐसे घुमा के मैं वापस ऐसे उसी जगह पर ले आया, तो कितना एंगल कंप्लीट किया? 2 पाई। 2 पाई किया तो क्या उसी डायरेक्शन में आ गए? इसका मतलब चेंज नहीं होगा। अब 2 पाई का मल्टीपल क्या किया? 4 पाई कर लिया, 8 पाई कर लिया। ऐसे अगर मैं बार बार वहीं घुमा के उसको लेता हुआ आ जाऊंगा तो क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर 2 पाई के अलावा किसी भी एंगल पर हम रोटेट करते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे प्रॉपर्टी को, अच्छी प्रॉपर्टी है। तो 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर की। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? हमने ये पढ़ा था पहली प्रॉपर्टी में कि अगर कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पर भी आप शिफ्ट करो उसी स्पेस में तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को हम उससे ही रोटेट कर दें, रादर वो जो है वो 2 पाई के मल्टीपल में एंगल नहीं होना चाहिए, तो उसमें चेंज हो जाएगा, वो वेक्टर सेम वेक्टर नहीं रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी और देखो इसकी, सपोज मान लो कोई रेफरेंस फ्रेम है ऐसे, इस रेफरेंस फ्रेम में एक वेक्टर गिवन है आपको ऐसे, है ना, मान लो ए वेक्टर है, वेक्टर गिवन है इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लेते हैं ये रेफरेंस फ्रेम है वो एस है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस रेफरेंस फ्रेम को
या तो मूव करा दिया, कैसे मूव कराया, या तो ट्रांसलेट करा दिया या फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, दोनों चीज कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको मूव करा दिया, इसको ट्रांसलेट करा दिया ऐसे। मान लो इसको हमने रोटेट कराया तो जो नया वाला जो फ्रेम था वो कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से हो गया है ना, और इसको नाम दे दिया मैंने एस डैश। मान लो कि ये ओ था तो ये ओ डैश हो गया। तो अगर किसी रेफरेंस फ्रेम को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया इसको, अगर किसी रेफरेंस फ्रेम को मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया तो रोटेट करने पर इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर वही रहेगा। हां, कंपोनेंट में भी चेंज, यानी इसके कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं। कंपोनेंट्स में भी चेंज, कंपोनेंट में भी चेंज मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब जो ये जो रेफरेंस फ्रेम नया मैंने लिया, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स होंगे तो वो जो कंपोनेंट्स इस तरफ थे वो कंपोनेंट्स इस वाले रेफरेंस फ्रेम में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस वाले में रेफरेंस फ्रेम में इस तरह से और इस तरह से कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये वाला रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो इसमें इसके अलोंग और इसके अलोंग होंगे, तो कंपोनेंट्स तो चेंज हो जाएंगे बट वेक्टर चेंज नहीं होगा। जो वेक्टर यहां पर था वही वेक्टर यहां पे रहने वाला है। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमको याद रखनी है, नोट करेंगे इसको। ये छोटी छोटी सी चीजें हमको पता होनी चाहिए इनके बारे में, अगर ये हमको पता है तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेक्टर को सॉल्व करने में या वेक्टर को अच्छे से स्टडी करने में। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी इसके बारे में थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं जो दो वेक्टर जो हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, इस तरह के वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। इफ टू वेक्टर्स are same in direction, या फिर ये ना लिख के ऐसे लिख लो, if two vectors if two vectors have same direction then they will call parallel vectors। पैरेलल वेक्टर, सपोज जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, देखो ध्यान देना मैंने यहां पे केवल डायरेक्शन की बात की, मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन अगर पैरेलल है तो किस तरह से हो सकते हैं, जैसे एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये ले लिया। ध्यान से देखो तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने का मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ध्यान देना, ए वेक्टर का अगर मैं मोड बोलूं तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ए कैप की डायरेक्शन और बी कैप की डायरेक्शन मस्ट बी सेम। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी वेक्टर की हमको डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना रहता है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लो और जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वही उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
तो यहां पर यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखेंगे हम एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो हो वो सेम ना हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो। है? क्या लिखेंगे हम हेडिंग? इफ टू वेक्टर if two vectors have opposite directions have opposite direction to each other, they known as एंटी पैरेलल वेक्टर। अगेन इसमें एक चीज और नोट करनी पड़ेगी, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और सपोज दूसरा वेक्टर है इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो ये इस तरह के वेक्टर क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ए और या फिर हम ये बोल सकते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 180। दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180। अगर दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। और अगर दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो इस तरह के वेक्टर्स कहलाएंगे एंटी पैरेलल, और वो वाले कहलाएंगे आपके पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट देखो, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। If any two vectors which have same magnitude as well as same direction, they called equal vector। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज लिया सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसी तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर ये लिया, सपोज सेकंड वेक्टर ये लिया, ध्यान दो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लगभग दिख ही रहा है यहां पर, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों डायरेक्शन भी सेम है। तो ये बोला जा सकता है यहां पर कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर।
ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। और हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी वेक्टर एंड ए कैप इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी कैप। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी यहां पर। तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ये वेक्टर क्या कहलाएगा आपका? इक्वल वेक्टर कहलाएगा, है ना, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट आगे देखो, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर कहलाएंगे? ऐसे वेक्टर्स जिनकी ना तो डायरेक्शन सेम हो ना ही मैग्नीट्यूड सेम हो। इफ direction and magnitude both are different, if direction and magnitude both are different, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे सपोज एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे। अब इन दोनों वेक्टर्स की ना तो डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। तो ये क्या होगा? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। तीसरा, ना तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा ना ही इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और अनइक्वल तो डायरेक्शन सेम ना ही मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब ये चाहे तो जो दूसरा वेक्टर मैंने यहां पर लिया है इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। यहां जो बी वेक्टर लिया है मैंने, जरूरी नहीं है वो इसी प्लेन के अंदर हो सकता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए। अगर इसके परपेंडिकुलर आ गया तो वैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड तो वैसे भी चेंज है। तो इस तरह के वेक्टर को भी हम क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और वेक्टर आता है। नेक्स्ट लिखेंगे अब हम कोप्लानर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लानर मतलब जिनका प्लेन सेम होगा, यानी एक ही प्लेन के अंदर अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कोप्लानर वेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे सपोज जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, एक वेक्टर इस तरह से है और ये कोई मैंने प्लेन बना दिया, एक्स वाई प्लेन है ये, है ना, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर इतने सारे वेक्टर्स आपको गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ध्यान से अगर देखो तो सब वेक्टर्स की डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है अलग अलग हो सकता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो जाए। जैसे मान लो कि मैं एक वेक्टर ले लूं, यहां पे ऐसे ही है ना, ये हो गया बी वेक्टर, सी डी ई वेक्टर। ठीक है, अब ये ए और ई वेक्टर है जो सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाए। लेकिन ये कोप्लानर वेक्टर भी कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई तीसरा प्लेन ले लिया जैसे एक्स वाई और जेड, अगर जेड प्लेन में कोई तीसरा आ जाएगा तो वो कोप्लानर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो इस प्लेन से बाहर निकल गया। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। नोट करेंगे इसको भी और आगे बढ़ते हैं। एक होता है एक्सियल वेक्टर, एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लो
ठीक है, ये आपको y एक्सिस दिया हुआ है और ये x एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर सपोज ये ऐसे इस y एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर हमने दे दिया तो वो जो y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा वो कैसा वेक्टर कहलाएगा, वो एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, सॉरी एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। इसके अलोंग जो होगा ये आपका कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सिस के अलोंग जो होगा एक्सियल वेक्टर। जैसे आपने रोटेशन की बात करी होगी, रोटेशन देखा होगा, मान लो एक एक्सिस के अलोंग बहुत सारी चीजें घूम रही है, तो वो जो एक्सिस के अलोंग जो आपका वेक्टर होगा वो आपका कहलाता है एक्सियल वेक्टर। तो इस तरह के वेक्टर्स होते हैं। लगभग हमने वेक्टर्स के बारे में बात कर ली है, सभी वेक्टर्स किस किस टाइप के होते हैं, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो ये कुछ वेक्टर्स के बारे में हमने देखा था आज, तो इसके बारे में नोट करेंगे इसको और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।